नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। कल से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। तीसरे चरण में 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। आइए जानते हैं कुछ अहम जानकारी। 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। प्राइवेट अस्पताल में भी आप टीका लगवा सकते हैं। वहीं कोविशील्ड प्राइवेट अस्पतालों में 600 रुपए प्रति डोज मिलेगा और कोवैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में 1200 रुपए प्रति डोज उपलब्ध है। बिहार झारखंड के साथ 17 राज्यों में फ्री वैक्सीनेशन होगा। वहीं कोविन पोर्टल पर कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। आप कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए। वहीं आरोग्य सेतु ऐप पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीधे अस्पताल में भी जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के साथ ही पहले और दूसरे चरण की वैक्सीनेशन भी जारी रहेगी। अब चलिए समझते हैं इस खबर को। भारत में आबादी का बड़ा वर्ग युवाओं का है। कोरोना की इस महामारी को तभी पूरी तरह खत्म किया जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होगा, यानी कि वैक्सीनेशन सभी को कराना जरूरी है। ऐसे में अब तीसरे चरण में बड़ा तबका वैक्सीनेशन लेने जा रहा है, यानी कि 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगने जा रहा है। वैक्सीनेशन लेने के बाद इजराइल की सूरत बदल गई है, यानी कि इजराइल में 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन का काम हो गया है और अब वहां लोग पहले की तरह मतलब मास्क निकालकर खुलेआम जीने लगे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन के महत्व को समझने की जरूरत है ताकि हमारा देश भी कोरोना को पूरी तरह मसलने में कामयाब हो। वहीं खबर को समझने की जरूरत है। वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी भ्रम में ना रहें। भारत की दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। अब तक के जो नतीजे हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर अच्छे रहे हैं। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना भटक नहीं पाएगा, इसीलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन के जरिए हम कोरोना को मात दे सकते हैं। वैक्सीन खुद भी लें और दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित भी करें। और अब बात देश भर में कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहा है और न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि अस्पताल की व्यवस्था करके लोगों की जान बचाने की मुहिम में जुड़ गया है। आरआईएल का हाथ देश के साथ। मौत नहीं, अब जिंदगी की बात। ऑक्सीजन भी, अस्पताल भी। कोरोना की जंग में आरआईएल। जब अपनों का है साथ, फिर डरने की क्या बात। हम बात कर रहे हैं पूरे देश में कोरोना के खिलाफ चल रही दूसरी लड़ाई की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है अस्पताल, ऑक्सीजन और इंजेक्शन। तो पहले बात अस्पताल की। रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में 875 कोविड बेड्स का संचालन अपने हाथों में ले लिया है। मुंबई में वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में कोविड मरीजों के लिए बनाई गई 550 बिस्तरों वाली कोविड यूनिट को सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 1 मई से संभाल लेगा। यहाँ 100 बिस्तरों वाला आईसीयू भी तैयार किया जा रहा है और 15 मई से यहाँ गंभीर मरीजों को दाखिला मिलने लगेगा। इसके अलावा बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए 100 बेड मुंबई के बीकेसी में स्थित ट्राइडेंट होटल में तैयार किए जा रहे हैं। देश का पहला कोविड अस्पताल भी रिलायंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स ने मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में तैयार किया था। यहाँ 100 बेड के इस अस्पताल में मरीजों की देखरेख फाउंडेशन कर रहा था। इसकी क्षमता में भी इजाफा किया जा रहा है। 45 आईसीयू बेड समेत अब यहाँ कुल 125 मरीजों का इलाज रिलायंस फाउंडेशन के जिम्मे होगा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया और 7 हिल्स अस्पताल में कोरोना के सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए जो नए कदम उठाए हैं, उनके बारे में संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने कहा, रिलायंस फाउंडेशन हमेशा देश की सेवा में सबसे आगे रहा है
और ये हमारा कर्तव्य है कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हम भारत का साथ दें। मरीजों को बेहतरीन चिकित्सा सेवा प्रदान करके हमारे डॉक्टरों और फ्रंट लाइन स्टाफ ने अपने अथक प्रयासों से अनेकों मरीजों की जान बचाने में मदद की है। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल मुंबई शहर में कोविड मरीजों के लिए कुल 875 बिस्तरों का प्रबंधन करेगा। अब बात ऑक्सीजन की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त दी जा रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने कहा, हम गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दमन दीव और नगर हवेली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और भी बढ़ाने की कोशिशें जारी है। इस खराब दौर में भारत और मुंबई की मदद के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक भारतीय के रूप में हमसे जो भी कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। इसके अलावा अगर बात करें इंजेक्शन की, तो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन के बिना किसी की जान नहीं जाएगी। आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन ने पिछले साल अन्न सेवा के तहत 5.5 करोड़ लोगों को भोजन करवाया था। ये मुश्किल वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा भोजन देने वाला कार्यक्रम था। अब एक बार फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस फाउंडेशन देश के साथ खड़ा है ताकि देश को जिताया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आपको मिलाते हैं उस डॉक्टर से जो कोरोना को मात देकर फिर से अपनी ड्यूटी निभाने अस्पताल पहुंच गए। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के एक दिन बाद ही रातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सुजीत कश्यप अस्पताल में मरीजों की सेवा करने पहुंच गए। उनसे बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में एक तरफ तेजी से बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण है, तो दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर, कुछ स्वास्थ्यकर्मी अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हो रहे हैं। इस बीच सवाल यह भी उठता है कि अगर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी ही 2 कदम पीछे हट जाएंगे तो इस कोरोना की जंग को कैसे जीता जा सकता है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो 24 घंटे भी नहीं हुए उन्हें निगेटिव हुए, वो अस्पताल में हैं। हमारे साथ रातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी हैं, सुजीत कश्यप नाम है, और आप देख सकते हैं कि अभी फिर से एक बार वो इस जंग को जीतने के लिए आम लोगों के बीच हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे इस जंग को जीता जा सकता है, कैसे इस वक्त एक डॉक्टर की जरूरत है आम लोगों को, और अगर डॉक्टर पीछे हट जाएंगे तब यह संभव नहीं कि आप कोरोना की जंग को जीत सकें। सुजीत जी, ये आप कब पॉजिटिव हुए थे? सर हम 15 तारीख को पॉजिटिव हुए। आज कितनी तारीख है? आज 27 है। आप निगेटिव कब हुए? 26 तारीख की रात में हम निगेटिव हुए। यानी कल रात? कल ही। आज से ही आप? सर इसके साथ एक बड़ी मार्मिक बात है कि मैं अपने अस्पताल को पिछले 1 सप्ताह से बंद करके रखा हूँ, इसलिए कि हमारे सारे के सारे डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए, तो मरीजों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं औरों की तुलना में थोड़ा कम बीमार हूँ और अभी निगेटिव हो गए। निसंदेह हमको बहुत वीकनेस है, काम करने की स्थिति नहीं है, फिर भी इन लोगों की तकलीफ के आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। फर्ज को लेकर जो सजग है वो पूजनीय है और डॉक्टर सुजीत कश्यप जैसे चिकित्सकों की बदौलत ही डॉक्टर्स को धरती का भगवान का दर्जा मिला है। बीमारी को डॉक्टर से ज्यादा कौन जान सकता है। कोरोना के खतरे को समझने के बावजूद एक बार फिर सुजीत कश्यप अस्पताल में सेवा देने पहुंचे। इस खबर को समझने की जरूरत है। कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार हर दिन रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे हैं। राज्य में डॉक्टर्स की कमी है क्योंकि डॉक्टर्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं। बीमार मरीजों का इलाज कौन करता है, ये चिंता थी उनके लिए। नेगेटिव होने के एक दिन बाद ही फर्ज निभाने वो अस्पताल पहुंच गए। बीमारों की सेवा ही एक डॉक्टर का धर्म है और ये वो बहुत बखूबी समझे। रांची के डॉक्टर सुजीत कश्यप मिसाल पेश कर रहे हैं तो बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच की लचर व्यवस्था सामने आई है। अस्पताल के इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं मिलते। कोरोना और दूसरी बीमारी से ग्रसित मरीज और उनके परिजन परेशान हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इमरजेंसी में डॉक्टर के नदारत होने के
सूचना के जब अस्पताल के उपाधीक्षक को मिली तो वे अस्पताल पहुंचे। यहां पर परिजन हाथ जोड़कर गुहार लगाते नजर आए, पैर पकड़कर इलाज की विनती करते नजर आए। कहाँ पेशेंट आपका? ऊपर आइसोलेशन वार्ड में। जी सर। कोरोना पीड़ित है? जी सर। कौन है आपको? हमारे पिताजी हैं सर। कब से भर्ती है? सर कल रात को मोतिहारी से रेफर यहाँ लेके आए। तो डॉक्टर कब से नहीं है वार्ड में? कोई नहीं है वहाँ पे सर। कोई नहीं है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हाल है, ये अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लोग यहाँ पे घंटों से इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, ये है आपका आपातकालीन ये सेवा कक्ष है। यहाँ इमरजेंसी है और यहाँ पे डॉक्टर जो है वो लगातार मौजूद रहने चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं लोगों की कतार जो है वो लंबी कतार है और लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का। लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पे डॉक्टर जो है वो नदारत हैं। आप देख सकते हैं कि ये चिकित्सा डॉक्टरों का ये कक्ष है और ये पूरी तरह से खाली है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं है। लोग लगातार लाइन लगाए हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरह से उनका इलाज शुरू हो सके, लेकिन कोई डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। कब से आप लोग खड़े हैं? हम लोग नरकटिया से आए हुए हैं, वहाँ से रेफ़र किया गया है कि आप जाइए, वहाँ उत्तम व्यवस्था है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको उत्तम व्यवस्था कहीं दिख नहीं गया है। अब हमको तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर हमको रिटर्न जाना होगा, कि जो भी वहाँ मतलब थोड़ा बहुत मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा। तब मान लीजिए मरीज जी का हालत जो है गंभीर, आप देख ही रहे मरीज जी का हालत क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। और भी कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, काफ़ी देर से। हम लोग तो 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, इमरजेंसी में आए हैं। सर में माथा में चोट परसों का लगा हुआ है, नरकड़िया का इसे रेफर हो गया। यहाँ आए तो यहाँ डॉक्टर का पता नहीं है। अब बताइए कहाँ जाए, किससे मिला जाए, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप जो समझ सकते हैं कि लोगों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और डॉक्टर यहाँ पर नदारत है। घायल होकर लोग आ रहे हैं, कोरोना के जो लक्षण हैं वो पेशेंट भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं है। डॉक्टर नदारत हैं और लोग हलकान हैं इस स्वास्थ्य व्यवस्था से और लोग परेशान हैं, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं किसी तरह से कि कोई डॉक्टर आए और उनका इलाज करे, उन्हें देखे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। एक इंसान के लिए कर्म सबसे बड़ा होता है और जब उस इंसान को दर्जा धरती के भगवान का मिला हो तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बेतिया के अस्पताल में जो हो रहा है उससे वहां के तैनात डॉक्टर्स पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और इस खबर को समझने की जरूरत है। बड़ी उम्मीदों से डॉक्टर के पास आते हैं मरीज। संकट काल में ऊपर भगवान तो नीचे डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिलेंगे तो मरीज कहां जाएंगे? आंसू बहाकर, गुहार लगाकर दर्द बयां करना पड़ता है। ड्यूटी से गायब डॉक्टर्स दर्द को महसूस करें और अपनी जिम्मेदारी इस कोरोना काल में जरूर निभाएं। पटना में बढ़ते कोरोना मरीज के बीच लोगों से अपील की जा रही है कि घरों से बाहर ना निकले और नियम को माने, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। पटना के बकरी बाजार में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां लोग नियम तोड़कर खरीदारी करते दिखे। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन सब कुछ नदारत दिखा। देखते हैं संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ न करें, ये लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। लेकिन इसकी धजिया कैसे उड़ाई जा रही है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम आपको पटना के एक जगदेव पथ में बकरी बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं और बकरी की खरीदारी हो रही है। और जाहिर सी बात है, ये वो मार्केट है जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस वक्त जब कोरोना का कहर लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है और लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि आप कम से कम भीड़ लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, लेकिन जिस तस्वीर को हम आप दिखा रहे हैं, आप उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना में सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे धज्जी उड़ाया जा रहा है। और ये राजधानी की तस्वीर है। दूर दराज के इलाकों में स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल देर शाम पटना के सड़कों पर निकले थे और उन्होंने तस्वीर देखी थी कि पटना में सड़कों की स्थिति क्या है, लोगों की स्थिति क्या है, भीड़ की स्थिति क्या है। बावजूद इसके जिस तरीके से ये तस्वीर दिख रही है वो बेहद खतरनाक संकेत है। और जाहिर सी बात है, कई राजनीतिक दलों ने ये भी मांग किया है कि बिहार में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो अगर ऐसी तस्वीर अगर लगातार देखने को मिलेगी तो लॉकडाउन लगाना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है कि अगर अभी भी हम और आप न चेतें तो परिस्थितियाँ वैसी आ सकती है। इसलिए अगर आपको लॉकडाउन जैसे तस्वीर से बचना है,
कोरोना संक्रमण के दौर से बचना है तो आपको अपना ख्याल रखना होगा, लोगों का ख्याल रखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भीड़ कम से कम लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखना होगा, जो फिलहाल तस्वीर में नहीं दिखते। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है, ऐसे में सजग रहने की जरूरत है ताकि कोरोना का चेन ब्रेक हो सके। सरकार अलर्ट है और लोगों को भी लापरवाही छोड़नी पड़ेगी। खबर को समझिए, भीड़ से बचने की जरूरत है क्योंकि कोरोना भीड़ में आसानी से फैलता है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सभी का पालन करना जरूरी है। सरकार सजग है, आप भी लापरवाही छोड़े। सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है और इसका पालन भी जरूरी है। सामान घर लाए, वायरस नहीं। और अस्पतालों पर पहले से ही बोझ है, बोझ मत बढ़ाएं। इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है क्योंकि यहां अस्पताल के अपने ऑक्सीजन प्लांट में काम करना शुरू कर दिया है। इस प्लांट से एक दिन में 20 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर को भरा जा सकता है। इस ऑक्सीजन प्लांट की लागत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस प्लांट से अब न केवल कर्पूरी ठाकुर अस्पताल बल्कि आसपास के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन भेजा जा सकता है। एक राहत देने वाली खबर जो मधेपुरा मेडिकल कॉलेज से आ रही है, जो मधेपुरा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में 1.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार ऑक्सीजन प्लांट जो है वो चालू हो गया है, जहां से उत्पादन जो शुरू है और 20 सिलेंडर प्रतिदिन जंबो सिलेंडर का जो है वहाँ उत्पादन हो रहा है, जिससे कि करीब 30% ऑक्सीजन जरूरत की जो है वो मेडिकल कॉलेज की ऑक्सीजन जरूरत को पूरा किया जाएगा। तो ये प्लांट जो है वो 3 दिन से काम कर रहा है और लगातार यहाँ जो है उत्पादन ऑक्सीजन का हो रहा है, जो 30% मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन जरूरत को पूरा कर पाएगा। मधेपुरा से न्यूज 18 के लिए तुर्बसर की रिपोर्ट। ऑक्सीजन सबसे जरूरी दवा है, इसे WHO ने भी माना है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद जिस तरह ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है और ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली है, ऐसे में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने एक मिसाल पेश की है। इसके मायने भी बहुत बड़े हैं। खबर को समझिए, कर्पूरी ठाकुर अस्पताल में अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। सबसे जरूरी दवा के लिए आत्मनिर्भर बन चुका है अब अस्पताल। मरीजों के परिजनों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऑक्सीजन की काला बाजारी पर भी अब रोक लगेगी। किसी भी हाल में सांस पर संकट नहीं होगा और ये एक अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण के बीच एक सुकून देने वाली खबर पटना से आई है। पटना में गंगा नदी का पानी स्वच्छ हुआ है। पिछली बार भी लॉकडाउन के वक्त ऐसा हुआ था और इस बार भी पानी साफ हुआ है, जिससे गंगा भक्तों और नाविकों में खुशी देखी जा रही है। पटना के गंगा घाट से देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच में एक अच्छी खबर आपको हम सुनाते हैं और दिखाते भी हैं। इस वक्त हम गंगा के बीचों बीच में हैं और आप तस्वीर देखिए। लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन पिछली बार आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन लगाया गया था तो गंगा का पानी काफ़ी स्वच्छ हो गया था। इस बार लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, बावजूद इसके गंगा के पानी में स्वच्छता देखी जा रही है, सफाई देखी जा रही है और ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है जब इस बार गंगा का पानी कोरोना काल में स्वच्छ हुआ है, काफ़ी साफ हुआ है। एक नाविक हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानना बेहद जरूरी है। बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शिशुपाल राय। अच्छा शिशुपाल जी, आप बताइए, गंगा का पानी तो आप कई सालों से देख रहे हैं, इस बार पिछले साल के मुकाबले इस साल पानी की स्थिति क्या है? पानी का स्थिति तो बहुत अच्छा है, साफ है पानी। गंगा का जल साफ है अभी। हाँ, साफ है पानी। मतलब पानी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा साफ हुआ? हाँ, साफ भी है, साफ है। वजह क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हुआ? पानी तो देखिए कि यहाँ सफाई हो रहा है सब गंगा में जहाँ तहाँ, इसलिए सफा पानी है। सफाई का अभियान से, सफाई अभियान से इसका फायदा मिला है। हाँ, फायदा है। आपको याद होगा कोरोना में जब था, पिछले बार लॉकडाउन लगा था तो गंगा का पानी काफी साफ हो गया। हाँ, काफी साफ था उस बार भी। अगला साल भी पानी कोरोना में लॉकडाउन लगने से साफ था पानी। गंगा जी बहुत साफ है, पिछले बार से अपेक्षा बहुत साफ है गंगा जी। बहुत अच्छा है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क। दुनिया में कोई अगर सबसे पवित्र नदी है तो वो है गंगा। इसकी महिमा इतनी अपार है कि इसे मां का दर्जा दिया गया है।
गंगा का पानी मैला हो या दूषित, इससे श्रद्धा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब पतित पावनी गंगा इतनी निर्मल हो चुकी है तो श्रद्धालु खुद को रोक नहीं पा रहे हैं और गंगा जल लेने के लिए पहुंचने लगे हैं। तो आखिर वजह क्या है कि जब कोरोना चरम पर होता है तो गंगा का पानी साफ हो जाता है? इसे समझते हैं। कोरोना की तेज रफ्तार से कई इंडस्ट्री प्रभावित है तो वहां काम बंद है। कोरोना के बढ़ते मामलों से टूरिज्म भी बंद है और कमी आई है इसमें। वाहनों के कम चलने से भी प्रदूषण कम होता है। पिछले साल लॉकडाउन के वक्त भी साफ हुई थी गंगा। नदी किनारे लोगों की कम मौजूदगी से भी प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत आपके लिए देश भर से आत्मनिर्भरता और उससे जुड़ी प्रेरणात्मक कहानियां लेकर आ रहा है। आखिर ऐसी ही नवीनता और उपलब्धियों से लिपटी हुई कहानियां तो हमें एक बेहतर राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती है। उनमें से एक कहानी है पूजा मिश्रा की, जो एक IIM ग्रेजुएट हैं और जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने के मकसद से अपने पैतृक गांव वापस चली आई। पूजा मिश्रा मूल रूप से यूपी के रायबरेली जिले के छोटे से गांव पुरसी की रहने वाली हैं। इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री पाने के बाद पूजा ने IIM कलकत्ता से पढ़ाई की और लगभग 6 वर्षों तक इन्फोसिस के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में काम किया। आखिरकार उन्होंने वापस आने का फैसला किया और एक चैरिटेबल इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की। After my MBA, my batchmates were moving to Singapore, Hong Kong, and I moved back to this small village in Raebareli district and started the school. And it was mainly with the intention of coming back to my roots, giving back to the society, and maybe through my efforts give some children, if not all, an opportunity for a better life. गुरुकुल पब्लिक स्कूल की शुरुआत 28 बच्चों से हुई थी। आज ये स्कूल ग्रामीण समुदाय से आने वाले सैकड़ों गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहा है। स्कूल का मॉडल न केवल बेहतर शिक्षा को उनके लिए सुलभ बनाता है, बल्कि उनके IIM और IIT स्नातक प्राप्त मेंटर्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए दरवाजे भी खोलता है। पूजा मिश्रा का गुरुकुल स्वाभिमान भारत का एक सुनहरा उदाहरण है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।